तो दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे अपने एक और एपिसोड में, जहां पे हमारे साथ मौजूद है बक्सी के तालाब से विधायक, भारतीय जनता पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता, बक्सी के तालाब लखनऊ से विधायक श्री योगेश शुक्ला जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सर जानना चाहते हैं कि बक्सी का तालाब जो नाम है लखनऊ का विधानसभा, इसका सर इसके पीछे का रहस्य क्या है? कई लोगों को मन में जानने की उत्सुकता होती है कि बक्सी का तालाब नाम कैसे पड़ा। बक्सी का तालाब जब हमारे यहाँ नवाबों का शासन था यहाँ पे लखनऊ में, उस समय बख्शी थे। वो कुछ खरीदारी करने के लिए, घोड़ों की खरीदारी करने के लिए जा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने बक्शी तालाब पे कैंप किया तो वो स्थान उनको इतना रुचिकर लगा। उनको लगा कि यहाँ तो कुछ विशेष बात है, तो इसलिए यहाँ पे ही कैंप करना चाहिए जी। और पूरी तरीके से उसी जगह पे उन्होंने कैंप भी किया और वहाँ पे उन्होंने निर्माण करवाना शुरू किया। ये बात जब नवाब साहब को मालूम हुई कि बक्शी तालाब पे ही वो रुक गए हैं, उन्होंने अतिरिक्त पैसे की व्यवस्था करके भेजा। तो वहाँ पे एक बांके बिहारी जी का मंदिर भी है जी। वो मंदिर का निर्माण उन्होंने करवाया, बक्शी तालाब का निर्माण करवाया और बहुत सी जमीन कि आगे चल करके कहीं किसी तरीके का आर्थिक संकट इस मंदिर और तालाब पे ना पड़े, उन्होंने तालाब के नाम पे की थी। और मंदिर को बिहारी जी के जो गोस्वामी थे जी, उनको गोस्वामियों को बुला करके मंदिर को हैंडओवर किया, तब वो वापस लखनऊ लौटे। तो तब से बक्शी तालाब का अस्तित्व है एक लंबे समय से जी। और मुझे लगता है कि बक्शी तालाब एक महत्वपूर्ण जगह है जी। यहाँ पे आज के समय में एक एयरपोर्ट्स का अपना हवाई अड्डा है। वहाँ पे बड़ी संख्या में बाहर के लोगों ने अपनी कॉलोनियाँ बसा ली हैं। जी। उसके पीछे कारण है कि बिजली की सुविधा, अच्छे स्कूलों की सुविधा, अच्छी सड़कों की सुविधा और पानी की व्यवस्था, ये सब चीज़ें बक्शी तालाब में उपलब्ध है। इसलिए थोड़ा सा बक्शी तालाब आप देख रहे होंगे कि सीतापुर से लेके लखनऊ तक सबसे तेजी से बढ़ने वाला एक कस्बा है। जी सर, भारतीय जनता पार्टी में आप काफ़ी दिनों से जुड़े हैं। जब से आप राजनीति कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, मजबूत सिपाही के रूप में आप जनमानस की सेवा करते रहे। पिछली बार जब 2022 में पार्टी ने आपको बक्सी के तालाब से विधानसभा प्रत्याशी के रूप में आपका नाम सामने आया, तो लोगों के बीच में एक बड़ी उत्सुकता बनी हुई थी कि योगेश जी पार्टी के लिए बहुत काम काफ़ी दिनों से कर रहे थे, अभी तक क्यों नहीं ऐसा हुआ कि टिकट के लिए ना मांग की गई ना नाम आया। तो सर इसके पीछे क्या रहस्य था कि 22 में अचानक से आपका नाम सामने आया, और क्या कहना चाहते इसके लिए सर? मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट के लिए नहीं जुड़ा था जी। एक वैचारिक स्तर पे मैं भाजपा से जुड़ा था और मैं अपने को नज़दीक पाता था भारतीय जनता पार्टी से। जी। तो एक वो एक विचारधारा है जिसके साथ मैं चल रहा था। जी। टिकट का निर्णय तो पार्टी नेतृत्व को करना होता है। पार्टी ने जब उचित समझा मुझे दिया और मैं चुनाव लड़ा। जी। इसके पीछे कोई, बीजेपी से जुड़ने के पीछे कोई ये कारण नहीं था कि मुझे पार्टी एमएलए बना देगी या मुझे कुछ अतिरिक्त पद दे देगी, ऐसा कुछ नहीं। जी सर, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से आप सहमत हैं? भारतीय जनता पार्टी में बहुत दिनों से काम कर रहे थे, कभी कुछ ऐसा समय आता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और आपके नैतिक मूल्यों में कोई टकराव हो? अगर ऐसी स्थिति आती तो कैसे अपने आप को सर सहज महसूस करते हैं? भारतीय जनता पार्टी की राजनीति मूल्यों पे आधारित है जी। और अगर नैतिकता की बात है तो नैतिकता की अगर राजनीति कोई देश के अंदर कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जी। तो उससे टकराव जैसी स्थिति तो कभी कोई बनती नहीं। जी। कारण इस देश के गरीब तबकों के लिए, सामाजिक तौर पे जो कमजोर तबके हैं, जी, दलित हों, अल्पसंख्यक हों, सामान्य वर्ग के लोग हों, पिछड़े वर्ग के लोग हों, ऐसा कोई तबका नहीं है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम न कर रही हो। तो कहीं पे इस तरीके की बात सोचने का मौका नहीं मिला कि नहीं क्या हमारे मूल्य तो कुछ अलग है या मेरी सोच कोई अलग है, इस तरीके की कभी कोई चर्चा तो आई नहीं और ना मैंने दिमाग में ये बात आई कभी। सर भाजपा के बड़े नेताओं से आपका काफ़ी लगाव रहा है, बहुत से लोगों से आप जुड़े रहे। राजनीतिक गुरु सर किसको मानते हैं? मैं शुरू से ही मानी जो आज के रक्षा मंत्री जी हैं
जी और इस देश में नंबर 2 के नेता हैं। जी मैं हमेशा उनसे उन्हीं से जुड़ा रहा। जी कारण है कि वो बड़े मूल्यों की राजनीति करते हैं, जी बेहद ईमानदारी की राजनीति करते हैं। जी और दूसरा कि कभी भी आप उनका कोई भी बयान इस तरीके का नहीं दिखा सकते जिससे कि वो कहीं पे कोई विवाद झलकता हो। जी तो मुझे लगता है कि इतना बेहतर राजनीतिक और कौन हो सकता है। तो निश्चित तौर पे मैं उन्हीं से जुड़ा था। हाँ, वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो माननीय जी के साथ मुझे महाराज जी ने भी बहुत प्रभावित किया जी कि शासन कैसे चलाया जाता है, किस कठोरता के साथ कानून व्यवस्था को लागू किया जा सकता है, डेवलपमेंट किस तरीके से प्रदेश में हो सकता है, जी चौमुखी विकास कैसे हो सकता है। अगर ये कुछ देखना हो तो वर्तमान सरकार में महाराज जी की सरकार को देखा जा सकता है। जी सर, जब कार्यकर्ता के रूप में राजनीति होती है तब स्थिति कुछ और होती है। आज आप विधायक हैं, अब आपके पास आम जनमानस की तमाम अपेक्षाओं को पूरा करने के एक राजनीतिक कह लीजिए या सामाजिक दबाव जरूर रहता है। कैसे सर कर पाते हैं? कैसे क्या दिनचर्या होती है? कितना आप अपने आम क्षेत्र की जनता को समय दे पाते हैं? सामाजिक जीवन के अंदर अगर आप समय की रेखा खींचने का प्रयास करेंगे तो आप समाज के साथ जुड़ नहीं पाएंगे। जी मैं निश्चित तौर पे पूरा समय समाज के बीच में ही रहने का प्रयास करता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रहने का प्रयास करता हूँ और जो काम मुझे पार्टी देती उनको पूरा करने का प्रयास करता हूँ। जहाँ तक अभी आपने इस बात का जिक्र किया कि कार्यकर्ता के रूप में पहले आप थे और वर्तमान में, कभी भी कार्यकर्ता से अलग हट करके मैंने अपने को सोचा ही नहीं। जी आज भी जब मैं पहले जैसा ही कार्य करता हूँ जी और मेरे काम करने का एक ही तरीका है कि मैं अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ करके उनके साथ बैठ करके और उनके साथ समान व्यवहार, कि मैं विधायक हूँ ये आभास आना ही गलत है। अब आप विधायक बन के अगर काम करने का प्रयास करेंगे तो दिक्कत आएगी। निश्चित तौर पर मैं एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता ही रहना चाहता हूँ। सर, सत्ता पक्ष से आप विधायक है, प्रदेश में आपकी सरकार है, बक्सी के तालाब के लिए कितना सर बड़ा काम कर पाए हैं? बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। जी बक्सी तालाब उन क्षेत्रों में आता है जी जो अभी विस्तारित नगर निगम का विस्तारित क्षेत्र हुआ है, जी उसमें 88 गांव शामिल हुए। जी 88 में से 50 गांव बक्सी तालाब विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। अब कहने के लिए तो 88 गांव थे जी या हमारी विधानसभा के 50 गांव हैं, जी लेकिन टोटल गांव भी आबाद हैं और उसके अगल बगल हजारों कॉलोनियां, बड़ी संख्या में कॉलोनी बन चुकी हैं। जी उनके लिए सड़क की व्यवस्था करना, उनके लिए बिजली की व्यवस्था करना, उनके लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करना, उनके लिए पानी की व्यवस्था करना, यही मेरी प्राथमिकता है और मैं उसी प्राथमिकता के आधार पे क्षेत्र में काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, जब बात होती है किसी विधायक की या नेता की तो पब्लिक क्या चाहती है कि हमारा विधायक कितना हमारे लिए सरल हो, और एक विधायक के अच्छे गुण क्या होते हैं सर? अब ये तो जनता निर्णय करती है इसमें। जी मेरा तो केवल एक ही प्रयास रहता है कि मैं लोगों से जुड़ा रहूं जी और लोगों के बीच में काम करता रहूं। जी अब ये डिसाइड करना कि मैं अपने को कितना अपने को साबित कर पाता हूं, जी ये तो जनता ही निर्णय करेगी। इसमें मैं क्या जवाब दे सकता हूं इसका। सर, आज के समय में सोशल मीडिया का एक ट्रेंड चल रहा है। हर नेता, हर समाज सेवी या युवा जो भी सोशल मीडिया से माध्यम से राजनीति करते हैं, धरातल पे राजनीति करना और सोशल मीडिया पे करना, इससे बहुत फर्क होता है। तो जो युवा आजकल नए राजनीति में आना चाहते हैं उनके लिए सर कुछ कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि भटकाव की जिंदगी नहीं होनी चाहिए। जी आप नैतिक आधार पे, विचारधारा के आधार पे राजनीति का चयन करें और उसी राजनीतिक पार्टी को पकड़ें जहां से आपकी विचारधारा मेल खाती हो। मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा है। जी देश ने बहुत से दंश झेले हैं, जी बहुत सी इस तरीके की घटनाएं इस देश के अंदर हुई हैं जिसको सोच करके आज भी मन आहत होता है। जी दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने
किस तरीके से बिना सोचे समझे देश का बंटवारा कर दिया। जी जाने कितनी जमीन जो है चीन के कब्जे में चली गई, पीओके के अंदर जी और चीन के कब्जे में। मुझे लगता है कि विचारधारा की दृष्टि से अगर हम देखें तो आज केवल भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जी कि जो अपना देश का विभाजन स्वीकार कर सकती है और न किसी तरीके का, अगर कोई भी देश के विपरीत गतिविधियां होती है ना, उनको बर्दाश्त करने की बात करती है। सर, विपक्ष के बड़े नेता अक्सर बयान अपना देते रहते हैं और आरोप भी लगाते रहते हैं कि मोदी सरकार ने चीन या अमेरिका या और देशों की बात करें तो हावी हो रही है। सर, ये क्या है, बयान ही है या इसकी कुछ सच्चाई भी है? ये पहला मौका है जब भारत की राजनीति अपने सीमाओं से निकल करके दूसरे देशों को प्रभावित कर रही है। जी यहाँ तक कि आपने अनुभव किया होगा कि दुनिया में कोई, जैसे G7 है, जी भारत उसका मेंबर नहीं है G7 का, जी और दुनिया के सबसे ताकतवर देश उसमें है। लेकिन अभी G7 का जो सम्मेलन पहले हुए हैं उसमें भी भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया जाता है। जी और जो इस समय होने वाला है उसके लिए भी आमंत्रित किया गया है कि हाँ। प्रधानमंत्री मोदी वहां पे पहुंचे। ये भारत की बढ़ती ताकत का एहसास है। जी दूसरा कि आपने ये भी देखा होगा जी कि बॉम्बे में 9 अगस्त की घटना हुई थी जी हाँ और 9 सितंबर शायद हुई थी। जी होटल उस घटना में करीब 200 लोग मारे गए थे। जी लेकिन ये सरकार, उस समय कांग्रेस की सरकार, हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। जरा भी इस बात दिमाग में नहीं आई कि इतनी बड़ी घटना के बाद कम से कम उन लोगों से प्रतिशोध लिया जाना चाहिए था जिन लोगों ने 200 लोगों की हत्याएं की थी। लेकिन वर्तमान सरकार जरा भी एक भी आतंकवादी घटना को हम बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। मोदी जी की वर्तमान में जो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जी उससे साबित हो गया, या इसके पहले भी जो भी घटनाएं हुई हैं उसमें भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब हम उन देशों की श्रृंखला में शामिल हो गए हैं, या उन देशों में शामिल हो गए हैं जो अगर भारत में आतंकवाद पैदा करना चाहता है तो हम उसके घर में घुस करके मारने की क्षमता रखते हैं। ये भी ऑपरेशन सिंदूर से साबित हुआ है। और निश्चित तौर पे अब दुनिया के देशों में इस बात की दहशत है कि भारत में आतंकवाद पैदा करने का प्रयास हुआ तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। सर, ये जो नया इंडिया है, नया भारत है, बताते हैं कि नया भारत घर में घुस के मारेगा। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। ये ऑपरेशन सिंदूर जब भी आया, मोदी जी का एक सफल प्रोग्राम माना गया, कह लीजिए, या लोगों के मन में इसके प्रति बड़ा ही वो था। विपक्ष आज उसके ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी लगातार वो कह रहा है कि सफल नहीं हो पाया। क्या अमेरिका के दबाव में सीज फायर किया गया? सफलता की क्या उनके मानक क्या हैं ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से 9 स्थानों पे सटीक हमले किए गए, जी जिन आतंकवादियों ने भारत में पहलगाम के अंदर जो हत्याएं की थी, उस जो भी आतंकवादी उसमें शामिल थे, या जो दूसरे आतंकवादी जो भारत में आतंकवादी घटनाएं कर रहे थे, भारत ने उसका प्रतिशोध लिया, उसका बदला लिया। क्या ये बड़ी घटना नहीं है? जी बिल्कुल। यही विपक्ष अपने समय में जितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई उसके जवाब में एक शब्द नहीं बोले, और दूसरा प्रतिशोध की बात तो छोड़ दीजिए, समझौते के टेबल पे पहुंच जाते थे कि हम समझौता कर बात करेंगे, हम पाकिस्तान से बात करेंगे। आज की सरकार बात पे नहीं, अगर आपका आचरण सही नहीं होगा तो हम बात भी नहीं करेंगे, और आप अगर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर में हम घर में घुस के मारेंगे। यही नया भारत है। जी सर, जब राष्ट्र की बात आती है तो उस मामले पे, जैसे किसी राष्ट्र से संबंधित मामले पे विपक्ष राजनीति करता है, तो आपको क्या लगता है, ये सही है? विपक्ष को राष्ट्र की राजनीति पे कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? विपक्ष, आपने अनुभव किया हो, मोदी जी के आने के बाद बड़ा भ्रमित है। जी स्थितियां ये हो गई हैं कि मोदी जी का ग्राफ गिर रहा है, मोदी जी ने ये खत्म कर दिया, ये बर्बाद कर दिया, ये बेच डाला, सब ये बोला करते हैं। और देश की स्थितियां ये हैं
कि 10 साल के शासन के बाद जब मोदी जी से चुनाव लड़ने की नौबत आई, तब पूरा विपक्ष इकट्ठा हुआ कि हम अकेले नहीं हरा सकते, सब लोग इकट्ठा हो जाओ, आओ सब लोग इकट्ठा होकर के मुकाबला करो। इसके बाद भी आपने अनुभव किया होगा कि तब भी मुकाबला नहीं कर पाए। इसका मतलब है कि देश की जनता इन लोगों को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। देश की जनता ये तय कर चुकी है कि अगर देश को कोई सुरक्षित रख सकता है तो केवल मोदी सरकार सुरक्षित रख सकती है। सर, ये जो विपक्ष का पीडीए गठबंधन है, ये क्या है सर? ये पीडीए केवल भ्रमित करने के लिए है। अगर पीडीए गठबंधन वास्तव में कुछ है तो अभी 10 उपचुनाव हुए थे जी। 10 उपचुनाव में 7 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की जी। अब जो उनकी जीती हुई सीटें थी उसमें 2 भारतीय जनता पार्टी जीत गई। इसका मतलब है कि आप किसी को कुछ समय के लिए तो आप भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय में जब सत्यता सामने आती है तो फिर लोगों के दिमाग में सत्यता की ही जीत होती है। आपने अनुभव किया होगा कि जनता फिर से इस बात का एहसास करने लगी कि नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोकसभा के समय में वक्त में हुआ था वो सही निर्णय नहीं था। बाद में उन्होंने अपने निर्णय को सही करते हुए 10 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जितवाई। अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये उपचुनाव है, उपचुनाव सरकार का होता है, शासन का होता है। पिछली बार जब हमने पीडीए बनाया तो लोकसभा चुनाव में हमारे मेंबर ज़्यादा है। इसी को लेकर सर 27 के लिए बड़ा ताना बाना बोल रहा है विपक्ष, बड़ा आरोप लगा रहा है भाजपा पे। भाजपा भारतीय जनता पार्टी को कमजोर मान रहे हैं। तो सर 27 की लड़ाई कैसा देख रहे हैं आप? 27 की लड़ाई मुझे लगता है जो पिछली बार अभी चुनाव हुआ था 274 के आसपास भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों की सीटें जी, हैं। जी। इस बार हम उससे भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे जी। कारण है कि जब सेवा की भावना आती है जी। ईमानदारी से काम करने की बात आती है जी। और लोगों से जुड़ने की बात आती है जी। और लोगों के बीच रहने की बात आती है जी। तो पाई पाई जोड़ करके एक एक पैसा इकट्ठा करके कोई ईमानदारी से अगर काम कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त कोई भी सरकार नहीं कर सकती। इसलिए आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और आप परिणाम देखेंगे कि 2027 में भी उससे बेहतर परिणाम आएंगे जो 2022 में आए। और इनको फिर कहीं इंतजार करना पड़ेगा, ये फिर कहना शुरू करेंगे कि 2032 में देखूंगा। सर, आपका विधानसभा क्षेत्र बक्से का तालाब कहीं ना कहीं मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र का अंग है। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हार मिली। सर, ये लखनऊ से सटा हुआ क्षेत्र है, तो सर इसका क्या प्रभाव रहा? लोकसभा चुनाव की आप बात करेंगे, जो चुनाव सीट हमारी आ रही थी? जी हाँ, 2026 में जो नहीं 2024 लोकसभा की आप बात कर रहे हैं जी। 2024 में वही मैंने कहा था कि कुछ समय के लिए आप किसी को भ्रमित कर सकते हैं जी। तो कुछ समय के लिए इन लोगों ने भ्रमित किया था, उसके बाद ही तो ये उपचुनाव हुए थे। 10 में से 7 हम जीते। हालांकि स्थिति अब ठीक है। आज की तारीख में स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल हैं जी। और हर व्यक्ति ये समझ रहा है कि वास्तव में पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, आम जन के साथ या सामान्य वर्ग के साथ अगर कोई मजबूती के साथ खड़ा है या उनके हितों की रक्षा कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी नहीं है। सर, आपके क्षेत्र में बड़ा माता जी का बड़ा स्थान है, चंद्रिका देवी मंदिर। कितना सर भाजपा धार्मिक मुद्दों के विकास को लेके आए दिन बयान करती रहती, कितना विकास हुआ सर मंदिर का? क्या कॉरिडोर प्रस्तावित है? मैं चाहूँगा जी कि आप माँ चंद्रिका देवी के दर्शन करने जाएं। सर, हम तो जाते ही रहते हैं, बिल्कुल आस्था है हमारी। हाँ, तो आप जब जाइएगा जी तो एक कॉरिडोर बना हुआ वहाँ पे, नया कॉरिडोर बना है जी, उसी से अंदर आप जा करके दर्शन करिए। जी दर्शन के बाद घंटे 2 घंटे आप गुजारिए वहाँ पे। जी। उसकी व्यवस्थाएं हमने की हैं, इस सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं। पीछे बहुत खूबसूरत सा एक पार्क बन गया है। अच्छा। उसका बजट महाराज जी की कृपा से मैंने व्यवस्था की उसमें जी। और उसके आगे जाइए, एक घाट भी मैंने बनवाया है। जी। मेरी शुरू से एक आस्था रही है माँ चंद्रिका देवी के प्रति और मेरी ये सोच रही है कि कोई भी माँ के दरबार में दर्शन करने जाए, जी, जाने के बाद उसके पास घंटे 2 घंटे टाइम स्पेंड करने का एक अवसर होना चाहिए कि वो कहाँ पे अपना समय घंटे 2 घंटे और व्यतीत कर सके।
उसके लिए सब व्यवस्थाएं मेरे द्वारा की जा रही हैं। एक व्यवस्था मैंने और की है वहाँ पे कि बख्शी के तालाब से लेके माँ चंद्रिका देवी के दरबार तक स्ट्रीट लाइट, कभी रात में जाइए आप जी, ठीक चमकती है। हुई आपको रोड मिलेगी। जी स्ट्रीट लाइट की मैंने व्यवस्था की है वहाँ पे। जी आगे चल करके मेरा प्लान है कि वहाँ पे पार्किंग के मामले में एक बड़ी पार्किंग भी बनाई जाए। जी और माँ चंद्रिका देवी को की कृपा अगर रही, जी उनकी दया रही, जी तो मैं उत्तर प्रदेश के नक्शे में माँ चंद्रिका देवी का ऐसे भी बहुत बड़ा स्थान है, जी हाँ। और भी देश के नक्शे में भी स्थान हो, ये मेरा प्रयास होगा। लेकिन ये सब माँ की कृपा पे ही निर्भर है कि वो बिल्कुल कितना सर। मुझसे करवाना चाहती है। सर, राजनीति में आज के समय की जो राजनीति है, ये सेवा कम व्यवसाय ज़्यादा लगती है, ऐसा आपका भी मानना है क्या? मुझे लगता है कि ये कुछ समय की बात होती है, अगर कुछ लोग इस तरीके के आ जाते हैं जी कि वो इसको व्यवसाय के रूप में देखते हैं, जी तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जी महाराज जी को ने जब ओथ ली थी 2017 में, जी मैंने जिन कपड़ों में उनको देखा था, जी आज भी महाराज जी को मैं उन्हीं कपड़ों में देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि जरा भी रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं आया, जी केवल सेवा भाव। और ये भी नहीं कि राजनीति में जो प्रदूषण है उसकी जरा भी, थोड़ी भी कहीं पे कालिक लगी हो पार्टी के अंदर, आप मुझे बताएं कि 2014 से लेकर 2024 तक एक भी केंद्रीय सरकार के ऊपर आरोप लगा हो वो मुझे बता दीजिए, या 2017 से 2025 तक जरा सी भी कालिक लगी हो सरकार के ऊपर तो आप मुझे वो बता दीजिए। ये सरकार निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा में लगी हुई है, केंद्र सरकार भी और प्रदेश सरकार भी। बच्चे के पैदा होने से लेकर के जी व्यक्ति की मृत्यु की होने तक की सभी वर्गों के लिए सभी तरीके की योजनाएं जी इस सरकार ने लागू की हैं। लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है, लोगों को गैस सिलेंडर दिए गए, लोगों को बड़ी संख्या में आवास दिए गए, मुख्यमंत्री आवास की योजना तक आवास दिए गए। इसके अतिरिक्त बिजली के मुफ्त में कनेक्शन दिए गए, सड़कों का जाल बिछ गया। आज कोई सड़क उत्तर प्रदेश के अंदर टूटी फूटी नहीं है। उद्योग धंधों के मामले में आपने अनुभव किया होगा, इन्वेस्टर समिट हुई थी। इन्वेस्टर समिट के अंदर केवल लक्ष्य था कि 4 लाख करोड़ रुपए आएगा। जब लगा कि नहीं, ज्यादा लोग उत्साहित हैं, ज्यादा लोग आना चाहते हैं, तो 4 लाख करोड़ के लक्ष्य को 10 लाख करोड़ किया गया। लेकिन जब इन्वेस्टर समिट हुई तो यही 10 लाख करोड़ बढ़कर के 40 लाख करोड़ रुपए में बदल गया। ये उस सरकार की बड़ी उपलब्धि है, और ये दिखाता है कि सरकार की मंशा बड़ी स्पष्ट है कि इस प्रदेश को उद्यमी के रूप में, उद्योग धंधे के रूप में स्थापित करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, और उसी दिशा में काम कर रहे हैं। सर, प्रदेश में आपकी सरकार है, बक्सी के तालाब क्षेत्र के लिए शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, ये 3 महत्वपूर्ण आयाम होते हैं, इनके लिए सर कितना काम कर पाए हैं? बक्शी तालाब क्षेत्र शिक्षा के मामले में हब है जी। आपने अनुभव किया होगा कि इंजीनियरिंग के मामले में बड़े बड़े विद्यालय हैं हमारे क्षेत्र में, दर्जनों। सर, ये तो प्राइवेट संस्थाएं हैं। नाम भी संस्थाएं किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन उन लोगों को शिक्षा तो दे रही हैं। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल शिक्षा तो दे ही रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसके अलावा हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज भी है, हमारे यहाँ का इंटर कॉलेज है। जो कमी है उनको हम पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं जी। हम उद्योग धंधा भी क्षेत्र में लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप देखते होंगे कि बक्शी तालाब एक वो क्षेत्र है जहाँ पे जमीनें बहुत महंगी हैं, और उद्योगपतियों को चाहिए कि वो जमीन सस्ती देखते हैं कि सस्ती कहीं पे जमीन मिल जाए। तो निश्चित तौर पे उद्योग धंधे के विषय में भी हम लोगों का प्रयास हो रहा है। सड़कों का एक जाल बिछा हुआ है। अभी आप माँ चंद्रिका देवी की बात कर रहे थे, अभी आज से करीब 15 दिन पहले मैंने एक सड़क का शुरुआत करवाया है, इटौंजा से लेकर के माँ चंद्रिका देवी के दरबार तक। अच्छा सर। चौड़ीकरण हो रहा है सड़क का, शिवपुरी होकर के जाएगी, राजापुर शिवपुरी होकर के निकलेगी, और उस चौड़ीकरण के बाद जितने भी दर्शनार्थी श्रद्धालु लखीमपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर के क्षेत्र से आएंगे या बाराबंकी क्षेत्र से आएंगे, वो सीधे इटौंजा होकर के माँ के दर्शन करेंगे और वही रास्ता लौट जाएंगे। तो इस तरीके से बड़ा विकास हो रहा है। कॉलोनियों के अंदर जर्जर सड़कें थी, उनमें भी हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लखनऊ एक बड़ी तेजी से बढ़ने वाला शहर है, तो जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है
उतनी तेजी से ही हम विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। सर सोशल मीडिया में जो आज जितनी चीज़ें आसान भी हो गई हैं, आदमी यूज करता है तो इसके तमाम नुकसान भी होते रहते हैं, ट्रोलिंग सर होती रहती है। कभी सोशल मीडिया पे ऐसा आपके साथ भी कुछ हुआ है? 3 सालों के अंदर जी किसी ने मेरे पक्ष में लिखा हो, किसी ने विपक्ष में लिखा हो, जी हमने किसी को कोई जवाब नहीं दिया कि नहीं। कारण ये है कि हम अपने काम से जवाब देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर किसी ने सड़क को लेकर के नाराजगी जाहिर की तो मैं उसकी सड़क बनवा दूं, ये जवाब होगा। अगर कहीं पे किसी की समस्या है तो मैं वहां जाने का प्रयास करता हूं। अगर किसी ने नाराजगी जाहिर कर दी कि नहीं ये मेरे यहाँ पे जल भराव है, मैं मौके पे जाने का प्रयास करता हूं। तो लोगों के जुड़ाव के माध्यम से ट्रोल अगर कोई करता है तो आदतन कुछ लोग हैं तो वो अपना करें, तो उसका मैं कहाँ तक जवाब दूंगा। लेकिन किसी की समस्या के चलते अगर किसी तरीके का कोई मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से अगर मैसेज मिलता है तो मैं उस समस्या के निदान का प्रयास करता हूँ। सर राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में देखा जाए या लोकल स्तर पे देखा जाए, कहीं भी देखा जाए तो आजकल गिरती भाषाई मर्यादा का स्तर बहुत हो गया है। तो सर क्या ये राजनीति में व्यक्तिगत हमले होना चाहिए? मुझे लगता है कि शब्दों की मर्यादा तो होनी चाहिए। बिल्कुल सर। राजनीति के अंदर शब्दों का बड़ा महत्व है। आप अच्छे शब्दों में भी किसी की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम उसके लिए कुछ इस तरीके के अल्फाज या शब्द इस्तेमाल करें जो किसी को चोट पहुंचाए या किसी को कष्ट पहुंचाए। मैं तो कम से कम इस तरीके की भाषा पे विश्वास नहीं करता। और मैं रक्षा मंत्री जी को देखता हूं जी कि उनकी आज तक के जितने भी भाषण हैं, अगर हम ढूंढना भी चाहें तो उसमें एक भी भाषण मैं नहीं ढूंढ सकता, एक भी शब्द नहीं ढूंढ सकता जिससे किसी को चोट पहुंची हो। जी तो मुझे लगता है कि वो हमारे आदर्श हैं, महाराज जी हमारे आदर्श हैं। बिल्कुल हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं। सर राजनीति में क्षेत्र में कई लोग बहुत करीबी हो जाते हैं, और जब कोई अपने करीबी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, वो चाहे कार्यकर्ता हो चाहे कोई अपना करीबी हो, तो सर इसको कैसे मैनेज करते हैं? आरोप लगना एक बात है, जी आरोप होना दूसरी बात है। अच्छा। कि अगर मान लो कोई आरोप लगा रहा है जी तो मैं अक्सर देखता हूं कि एक परंपरा बन गई है, आपने ट्रोलिंग की बात की कि लोग ट्रोल करते हैं। जी मुझे लगता है कि एक परंपरा बन गई है कि कुछ लोग सोशल मीडिया में इसी बात का को लिखा करते हैं कि नहीं ये भ्रष्टाचार है। मुझे लगता है कि अगर किसी तरीके की भ्रष्टाचार की कोई बात है तो उसकी जांच करवाई जा सकती है। और मुझे मीडिया से भी एक अपेक्षा है कि किसी भी भ्रष्टाचार की बात उन तक पहुंचती है तो वो मौके पे जाकर जरूर निरीक्षण करें कि हाँ इस बात में कितनी सत्यता है। जी कम से कम भ्रष्टाचार तो वर्तमान सरकार में नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। और अगर कहीं पे नीचे स्तर पे है तो समय के साथ उसमें भी सुधार होगा। सर अभी आपके क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में क्या नजर आती है? मेरे सामने केवल एक ही समस्या है कि लखनऊ बहुत तेजी से बढ़ने वाला शहर है जी और हर व्यक्ति एलडीए या आवास विकास का प्लाट नहीं ले सकता या मकान नहीं ले सकता, क्योंकि महंगा होता है। लोग सस्ती जमीन लेकर के अपने मकान बनवाते हैं। मकान बनवाने के बाद अपने को बच्चों की शिक्षा के लिए सेटल करते हैं कि वो कहीं पे जॉब करने जाए, लेकिन बच्चे सेटल होकर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ें। उनके लिए सुविधा हमारे लिए एक चैलेंज है कि हम उनको सड़क दे दें, हम उनको पानी दे दें, हम उनको स्ट्रीट लाइट दे दें। तो ये मेरी प्राथमिकता है और इसमें थोड़ी सी मुझे लगता है कि इतनी तेजी से लखनऊ बढ़ रहा है कि बीच बीच में दिक्कतें आती हैं। सर बक्सी का तालाब नगर पंचायत है, प्रदेश में आपकी सरकार है, पैसे की कोई कमी नहीं। सर नगर पालिका परिषद होना चाहिए बक्सी का तालाब? मेरा प्रयास है कि होगी। जी हाँ सर, जिस हिसाब से जनसंख्या है कहीं ना कहीं अब ये असर बन गया है कि नगर पालिका हो जाए। हाँ, मुझे अब वो आज की 2011 की आबादी में के मानक में जी तो सेंसेक्स भी सर आ ही गया है लगभग। लेकिन अब आज की अगर जो पॉपुलेशन है वहाँ की, जी उस हिसाब से तो उसको नगर पालिका परिषद ही तो सर प्रदेश में आपकी सरकार है, इसके लिए सर हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। 27 से पहले चर्चा चल रही है कुछ सर? अब देखो जनगणना का काम अगर शुरू हो जाता है उसके बीच में कोई फेरबदल नहीं हो सकता जी, लेकिन मेरा प्रयास है कि वो जल्दी ही नगर पालिका परिषद हो जाए। सर चुनाव का आधा समय, लगभग 5 साल का आधा समय बीत गया है। आने वाले दिनों में कितना विकास चाह रहे हैं बक्सी तालाब के लिए?
सड़कों की स्थिति हमारी ठीक है जी पूरी तरीके से। जी गांव में आप जाइए, आपको स्ट्रीट लाइट जलती हुई मिलेंगी। जी बहुत जगह पे हमने हाई मास्क वगैरह दे रखे हैं, वो भी लगे हुए हैं। पंचायत भवन, अभी मैं गया था एक उद्घाटन में, नगर चौगवा एक गांव है, जी और डीएम साहब भी थे, सीडीओ साहब, सब लोग थे वहाँ पे। जी तो डीएम साहब ने एक बात कही तो मुझे अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये एक मॉडल के तौर पे देखा जाए नगर चौगवा को, जी और कोई भी अगर नगर कोई पंचायत भवन लखनऊ बनता है तो उसको वहाँ के प्रधान को, वहाँ के सचिव को ला करके, वीडियो को ला कर दिखाया जाए कि नगर कैसे बनते हैं पंचायत भवन। जी तो मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, जी और मेरा प्रयास है कि कम से कम डेवलपमेंट के मामले में प्रदेश के किसी कोने से बख्शी तालाब ना पिछड़े, इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। सर 27 के लिए क्या मुद्दा है? मैं तो लगातार क्षेत्र में रहता हूं, तो मैं विशेष मुद्दे के साथ, हमारे जो आज के मुद्दे हैं वही 27 में भी रहेंगे। लोगों से जुड़े रहना, लोगों की समस्याओं का निस्तारण करना, लोगों की सड़कों पे काम करना, बिजली पे काम करना, लोगों की शिक्षा के क्षेत्र में काम करना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना। अभी हमारा बख्शी तालाब 100 बेड था, अब 160 बेड का हॉस्पिटल हो गया है, और 300 बेड के हॉस्पिटल होने की दिशा में काम हो रहा है। मैं महाराज जी से मिला था, और महाराज जी ने के आदेश से ही एक प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है कि जिससे कि उसको 300 बेड का किया जा सके। तो सर आने वाले समय में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, कहाँ तक संभव है ये तो खैर बात की बात है। अगर ऐसी कुछ संभावनाएं बनती हैं तो क्षेत्र के विधायक होने के नाते जनता की भी उम्मीद रहती है, और चूंकि पिछले दिनों में आपके क्षेत्र से मंत्री पद था, तो सर क्या अगर ऐसा कुछ मिलता है तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं कार्यकर्ता की हैसियत से काम करना चाहता हूँ जी। मैं बहुत ज़्यादा इस विषय में कि मैं मंत्री हो जाऊँ या कुछ ऐसा मैं सोचता भी नहीं हूँ। और जहाँ तक प्राथमिकता है तो प्राथमिकता केवल एक ही होनी चाहिए, डेवलपमेंट। जी। और मैं डेवलपमेंट पे ही काम करता हूँ। सर क्षेत्र के लिए आप बहुत सारे विकास किए हैं, आम जनमानस से हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं कि क्षेत्र की जनता अगर आपको कोई 10 नंबर में से कुछ आपके लिए सराहनीय अंक देना चाहे तो क्या उम्मीद रखते हैं सर? नंबर तो जनता ही तय करेगी मुझे कितने देना चाहती है। जी। लेकिन मैं नंबर देने वाला बनूं कि वो मुझे नंबर दें, उसके लिए मैं क्या प्रयास कर सकता हूं, मैं उस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, और वो तो तय करेंगे कि मुझे कितने नंबर देने हैं। जी। और अपेक्षाएं तो आप समझते हैं कि पॉलिटिक्स में अपेक्षाएं बहुत है। जी। किसी भी पॉलिटिकल लीडर से अपेक्षाएं बहुत होती हैं। जी। तो मैं उन अपेक्षाओं को पूरा करने का भी प्रयास करता हूँ। अपेक्षा यही होती है कि भाई हमारी सड़क अच्छी होनी चाहिए, हमारे सीवर साफ होने चाहिए, पानी अच्छा होना चाहिए, और स्ट्रीट लाइट नहीं है उसका व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सब अपेक्षाएं होती हैं। मैं अपेक्षाओं पे प्रयास करता हूँ कि मैं लोगों के बीच रहूँ और मैं दुख दर्द में शामिल रहूँ, बस इतना ही मेरा प्रयास है। और ईश्वर की मेरे ऊपर इस बात की कृपा है जी कि कम से कम लोग तो इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारा विधायक हमारे साथ है। सर 2027 चुनाव के लिए अखिलेश यादव जी बहुत दावे कर रहे हैं, पीडीए गठबंधन, तो आपके क्षेत्र में आप सीधी लड़ाई किससे मान रही हैं सर? अब उनके दावों पे तो मैं नहीं जाता हूँ कितने दावे करते हैं, कारण है कि वो पीडीए हमेशा चिल्लाया करते हैं जी। लेकिन मुझे लगता है कि उनका जो राजनीतिक पार्टी है, जो उनकी राजनीतिक पार्टी है, इस समय टकराव की स्थिति में है जी। आपने देखा होगा कि सहारनपुर में के इमरान मसूद जी और वहीं पे समाजवादी पार्टी के विधायक आसू मलिक के बीच में किस तरीके से आपस में तनातनी चल रही है और किस तरीके से बयानबाजी चल रही है। और यहाँ तक बयानबाजी है कि हम लोग गठबंधन पे चुनाव नहीं लड़ेंगे जी। लेकिन हम इन बातों पे नहीं जाते, हम केवल इस पे जाते हैं कि वो अपना कोई भी गठबंधन करना चाहें, किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन करना चाहें, निश्चित तौर पे करें, लेकिन हम लोग मजबूत थे, मजबूत हैं और मजबूत ही रहेंगे। कारण है कि हम लोग जनता के बीच में काम करते हैं, वो लोग केवल चुनाव के वक्त निकलते हैं। हम लोग रोज जिस दिन से चुनाव खत्म होता है
जी। तब से राजनीतिक कार्यक्रम समाज के बीच में जाने का कार्यक्रम शुरू होता है और लगातार 5 साल तक हम लोगों के बीच में काम करते हैं। तो मुझे अपने काम पे विश्वास है, उनको केवल अपने भाषण पे विश्वास है, बातों पे विश्वास है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी उनके गठबंधन का कोई फर्क हम लोगों को पड़ने वाला है। सर 27 को चुनाव के लेके मायावती जी भी एक्टिव हो रही हैं, बसपा की क्या भूमिका रहेगी सर? एक बार वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं जी। और जो राजनीतिक पार्टी एक बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना चुकी हो तो उसको हम बिल्कुल हाशिए में डाल दें तो ये तो उचित नहीं होगा। जी। बसपा भी की अपनी एक भूमिका है, बसपा चुनाव लड़ेगी, निश्चित तौर पर लड़ेगी और यथासंभव जितना वो प्रयास कर पाएंगे उतना करेंगे। तो उसमें सब कुछ अखिलेश यादव ही नहीं है, जी जी। मायावती की भी अपनी पहचान है। जी सर, एक कार्यकर्ता के नाते अगर कभी ऐसा वो आता है कि चुनाव संबंधित सीट बदल दी जाती है, क्योंकि पिछले दिनों में लखनऊ की राजनीति की अगर हम बात करें तो सीट परिवर्तित लेके बहुत इधर उधर देखा गया है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट की रही हो। अगर से सीट बदला जाता है तो जो कार्यकर्ता किसी सिंगल विधानसभा पे तैयारी कर रहा हो तो उसको किसी और जगह भेज दिया जाता है। तो सर ये कैसे मैनेज हो पाता है? कार्यकर्ता या कैंडिडेट अपने आप को कैसे उस विधानसभा में मजबूत कर पाएंगे? पार्टी नेतृत्व तो हम लोगों से ज़्यादा समझदार है जी। वो समझते हैं कि किस व्यक्ति की उपयोगिता कहाँ पे है, तो जहाँ पे जिसकी उपयोगिता समझते हैं उस जगह भेजते हैं। मुझे लगता है ये हाईकमान पे छोड़ देना चाहिए, पार्टी नेतृत्व पे छोड़ देना चाहिए कि वो क्या निर्णय लेते हैं और जो निर्णय लेंगे उसको स्वीकार करना चाहिए। तो सर आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।